नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग टर्की में आए हुए भूकंप के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्या क्या वहाँ पे किस तरह का सिचुएशन है टर्की और सीरिया दोनों में, और भारत कितना एग्रेसिवली मदद कर रहा है हेल्प के लिए। बहुत कम कंट्रीज जो शुरुआत में जिन्होंने मदद की पेशकश की थी उसमें भारत भी था, तो इस बारे में भी देखेंगे। और सीरिया, इस पूरे न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि सीरिया में भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उस तरीके से कवरेज नहीं है सीरिया में। इस बात को रशिया ने अभी रेज किया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन लगाया हुआ सीरिया में। तो अगर सैंक्शन लगा हुआ है तो कोई अगर चाहे भी मदद करना तो सीरिया की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सैंक्शन की वजह से आप पैसे वहां पे नहीं ट्रांसफर कर सकते, किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। हाँ, और तरह वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट अगर देना हो तो मदद हो सकती है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे आज क्या है। तो अभी रिसेंटली मंडे को एक ह्यूज मैसिव अर्थक्वेक आया सीरिया और टर्की दोनों में। सीरिया और टर्की के बेसिकली देखेंगे तो बॉर्डर की तरफ ही आया है, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ टर्की में आया है, जिसकी वजह से अभी जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसके हिसाब से करीब 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों तुर्की और सीरिया में देखा जाए तो 17,000 तो कल ही का डेटा है, 17,000 एक जगह सिर्फ तुर्की में, और 3,000 से ज़्यादा सीरिया में लोग मारे गए। तो बहुत मैसिव भूकंप का रिक्टर स्केल पे अगर देखेंगे तो 7.8 रिक्टर स्केल पे इसकी इंटेंसिटी थी। 7.8 बहुत ज़्यादा होता है ये। और इसमें एक चीज़ और, इस स्केल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक और चीज़ मैं चाहता हूँ आप जान जाएं, ताकि ये इससे आपको आइडिया लगेगा कि इसका मतलब क्या हुआ 7.8 का। जैसे मान लीजिए अगर तीन तीन मैं जोन मान रहा हूँ, ए बी सी, तीन जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, या एक जगह 6 इंटेंसिटी का, एक जगह 7 इंटेंसिटी का, और एक जगह 8 इंटेंसिटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसा आप देख रहे हैं कि एक एक का गैप है ना, इसकी एक ज़्यादा यहाँ पे है और एक ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये ऐसे नहीं इसको मेजर करते हैं, ये एक लॉगरिथमिक स्केल पे मेजर होता है। तो अगर मान लीजिए 6 ए जगह ए पे, प्लेस ए पे अगर भूकंप की इंटेंसिटी x है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स होगा, 10x होगा। मतलब अगर यहाँ पे x नुकसान हुआ है तो b वाले जगह पे 10x नुकसान होगा, इतनी 10 गुना इंटेंसिटी होगा। और c वाले पे 100x होगा। 6 और 8 में सिर्फ आपको जो 2 का डिफरेंस दिख रहा है वो 2 का नहीं है, वो 100 टाइम्स ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग वहाँ पे भूकंप अर्थक्वेक आया होगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ये जो आप देख रहे हैं 7.8, तो जहाँ पे आप 7 रिक्टर स्केल पे कहीं भूकंप आया होगा तो हो सकता है उतना नुकसान ना हो, लेकिन 7.8 जहाँ अगर आप देखेंगे तो 8 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, इतना इंटेंसिटी होता है। तो ये पैमाना समाज बताने की कोशिश कर रहा था कि इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर एक पॉइंट और ज़्यादा होता, 0.9, 7.9, तो ये और भी ज़्यादा होता। ठीक है ना? तो ये हुआ। उसके बाद उसका जो एपी सेंटर था कहाँ, जैसे कि भूकंप कहीं भी आता है तो हमारा दूसरी चीज़ यही होती है कि भाई कहाँ पे उसका एपिक सेंटर क्या था। तो एपिक सेंटर गाजियानतेप जगह है तुर्की में, सदर्न तुर्की में है। इस तरफ तुर्की तुर्की काफ़ी बड़ा देश है, तो इसके सदर्न पार्ट में गाजियानतेप पड़ता है और इधर सीरिया पड़ता है। तो इसलिए जो आया है भूकंप वो पूरा सीरिया टर्की ले करके पूरे जोन में आया है, पूरे रीजन में आया है। और ये जगह जो है पहले से ही, टर्की सीरिया बॉर्डर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन। सबसे हाईएस्ट सिस्मिक जोन्स में आता है टर्की और सीरिया का जोन, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है। इसके पहले 1939 में इतना बड़ा भूकंप देखने को मिला था, जिसमें 33,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। लगभग 100 वर्ष बाद यहाँ पे लगभग उसी स्केल का भूकंप आया है, जिसमें अभी ही रिपोर्टिंग हो रही है 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसमें इंडिया बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, मदद कर रहा है। अभी 7 फ्लाइट्स एयरफोर्स हमारे भारत के एयरफोर्स के ज़रिए वहाँ पे पहुँचाया जा चुका है मदद। हमारे यहाँ से एनडीआरएफ जा चुकी है। तो इस तरह से एग्रेसिवली मदद में भारत आगे आया है। इसके लिए टर्की के एनवाय जो हैं भारत में, जो वहाँ के एम्बेसडर हैं, एम्बेसी है वहाँ की, उनने हमें थैंक्स भी कहा है
एक ट्वीट किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा था फ्रेंड इंडीड इज फ्रेंड इंडीड, होता है ना, कोटेशन है एक फ्रेंड्स पे, तो ऐसा ट्वीट किया था। इसके बाद जो है ऑपरेशन दोस्त, हमने भारत ने ऑपरेशन दोस्त एक ऑपरेशन चलाया इनकी मदद के लिए। किसको किसको? तुर्की और सीरिया दोनों के लिए मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चला है? ऑपरेशन दोस्त। ये बहुत चांस है इस क्वेश्चन का आने का, ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि देखिए भारत जब भी कहीं इस तरह की क्राइसिस आती है, नेपाल में था तो भी ऑपरेशन इस तरह का चलाया था, म्यांमार में एक तरह का ऑपरेशन चलाया था, श्रीलंका में क्राइसिस आई थी तो भी ऐसा किया था। तो भारत का जो इस तरह कैलेमिटीज होती हैं उसमें बड़ा प्रोएक्टिव स्टेप हमेशा से रहा है, पहले से। अब जो है इस काम को हमने और थोड़ा बढ़ाया है और थोड़ा एग्रेसिव कर दिया है, ठीक है ना, उसी को हमने और आगे बढ़ाया है। तो किसी ने मीडिया पर्सन ने किसी जैसे जयशंकर से पूछा जैसे कि हमारा तुर्की से कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं है, बहुत अच्छा, मतलब वी एंजॉय गुड रिलेशनशिप, लेकिन बहुत ही अच्छा, एक्सट्रीम जैसा नहीं है। तो पूछा किसी ने कि भाई इस बारे में किया कि आप इस तरह का एग्रेसिव मदद को लेकर के, तो अच्छा ऐसे जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम की, अक्सर आप सुनते रहते होंगे ये न्यूज़ में, वसुधैव कुटुंबकम की है, इंडिया स्टैंड्स फॉरएवर फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये बात सिर्फ कह भी नहीं रहे आप, जो पिछले कुछ वर्षों की पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको ये बातें दिखेंगी भी। वैक्सीनेशन को लेकर के आप देखिए, जब पूरी दुनिया बिल्कुल क्लोज हो गई थी कि नहीं हम पहले अपने लोगों को वैक्सीनेशन देंगे, वैक्सीनेट करेंगे, उस समय भी भारत वैक्सीन सबको प्रोवाइड कर रहा था और 50 से ज़्यादा मुल्कों में वैक्सीन प्रोवाइड किया है। तो अगर आप एक ग्लोबल पावर उभर के आना चाहते हैं, अगर आप ग्लोबल एक स्टेट्समैन की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे कि टर्की का कश्मीर को लेकर के स्टेटमेंट कुछ दे दिया, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमें वैसे ही रिएक्ट नहीं करना होता है। थोड़ा एक ग्लोबल पावर की भूमिका अगर निभाना चाहते हैं तो ग्लोबल पावर की तरह बिहेव भी करना पड़ता है। उस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो भारत बिल्कुल प्रॉपर उसी वही स्टेप ले रहा है जो उसे लेना चाहिए। तो ये सब आप देख सकते हैं, बहुत यहाँ से 7-8 फ्लाइट्स जा चुकी हैं मदद की। और फ्लाइट मतलब आप ये मत समझिएगा कि एक छोटा फ्लाइट जो आप देखते हैं जिससे आप आना जाना करते हैं, वो नहीं। एयरफोर्स की ये ग्लोब मास्टर, ये बहुत बड़े बड़े इसमें फ्लाइट्स होती हैं, इसमें कई सारे एम्बुलेंसेस, मतलब बहुत, वो उसी के लिए होता है कि गुड्स को खूब सारा भेजा जा सके, तो बड़े बड़े फ्लाइट्स होते हैं। ये आप नुकसान का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे क्या हुआ है, कितना नुकसान। ये देखिए, ये तो सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर तुर्की के सदर्न पार्ट में। इसके अलावा एक बड़ा रीजन कवर हुआ है, पूरा तुर्की लगभग तहस नहस हो गया है नीचे का। कहने बहुत सारे लोगों का मानना है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अब इस चीज़ से तुर्की को खड़ा होने में 1 दशक लग जाएगा, पूरा सब चीज़ इन शॉक से बाहर निकलने में। जितना नुकसान हुआ है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वैसे भी, और बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं वो भी। अब ये व्हाट वाज द एपिक सेंटर ऑफ टर्की अर्थक्वेक, अभी हमने बात किया था, कौन सा जगह था? गाजियानतेप। तो देख लीजिए एक बार मैप में ये कहाँ पे है। ये टर्की देख रहे हैं, टर्की ठीक ठाक बड़ा देश है, ठीक है ना। और ये है सीरिया, ये है सीरिया, देख रहे हैं। तो सीरिया में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और टर्की में देखिए सदर्न पार्ट में है अंकारा, वहाँ की राजधानी अंकारा है, यहाँ पे नेताजी लोग होंगे, तो उन लोगों को खास कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ज़्यादातर जनता को ही प्रभाव पड़ा है इसका। तो ये आप देख लीजिए, ये ध्यान रखिए कि टर्की के साउथ में है सीरिया, क्योंकि इस बार थोड़ा चांस है क्वेश्चन इस तरह के आने का। अब टर्की अर्थक्वेक, आप देख लीजिए वहां पे किस तरह का सिनेरियो था। अब ये गाजियानतेप में जस्ट कुछ देर पहले का ये पिक है, और जब भूकंप के जस्ट बाद का ये है, बिल्कुल तहस नहस समाप्त हो गया। ये है चर्च कोई, और उसके बाद देखिए खत्म हो गया। ये कोई मस्जिद था, बिल्कुल धराशाही हो गया। तो थोड़ी देर के बाद, बस 12 घंटे के बाद जो है सब कुछ समाप्त हो गया। और एक बार नहीं आया, ये लगातार कई बार 10-12 बार आया है भूकंप, थोड़ा थोड़ा इसमें। मतलब भूकंप जब भी आता है, अर्थक्वेक होता है, तो कई साइकिल में आता है, उसको बोलते हैं ए साइकिल, बी साइकिल, ऐसे करके उसका नाम है। तो वो वही कई बार आया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब एक चीज़ ये भी हम देख सकते हैं, क्या इस तरह की चीज़ों को
हम अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज़ को, भूकंप जैसे, अर्थक्वेक जैसे, तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल, जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि नहीं, हम इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों से जो नुकसान होता है, लोग मरते हैं या जो पैसे का भी नुकसान होता है, वो बहुत कम हो सकता है, 50% तक कम हो सकता है। इसका जापान ने इसको करके दिखाया है। तो देखिए, जापान में जैसा कि हम जानते हैं कि अक्सर भूकंप वहाँ पे आता रहता है, अर्थक्वेक, लेकिन उस तरह से नुकसान नहीं होता जहाँ अब बहुत मतलब हाई रिक्टर स्केल पे आता है। तो भी क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली बहुत ही वो अपग्रेड हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि उस तरह का स्ट्रक्चर बाकी लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन आज कोई भी मतलब जो इस तरह के देश है उनको सीरियसली लेना चाहिए, उतना सीरियसली लेते नहीं है लोग। जैसे कि हमारा दिल्ली सिस्मिक जोन 3rd में आता है, जिसका मतलब हो गया कि मतलब ठीक ठाक भूकंप का असर होगा वहाँ पे, लेकिन अभी उस पर भी कोई, आप देख सकते हैं जाकर के बिल्डिंग किस तरह की बनी हुई दिल्ली में, अगर वहाँ पे इस स्केल का आया तो बिल्कुल सब कुछ धराशायी हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा वहाँ पे दिल्ली में। तो अब देखिए, ये 2-3 एग्जाम दिया हुआ है, ये आप एक बार देख लीजिए समझने के लिए कि कैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से करने पे नुकसान कम से कम हो सकता है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि जमीन हिल रही है, अगर जमीन के हिलने का आपके घर पे, आपके बिल्डिंग पे कोई फर्क ना पड़े तो इसका मतलब आपका घर सेफ हो जाएगा। तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? जमीन और आपके बिल्डिंग में एक आइसोलेशन अगर प्रोवाइड कर दें, अगर कुछ ऐसा लगा दें जो कि अब्जॉर्व कर ले, जैसे सॉकर होता है ना, जैसे गाड़ियों में, कुछ उस तरह का मैकेनिज्म ही इसका प्रिंसिपल है। तो वही बस मैकेनिज्म इन सभी में देखा गया है, मतलब समझाने की कोशिश की है। तो अब स्ट्रेंथनिंग को लेकर के है, कोई इस तरह का अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो भी बहुत हद तक फर्क पड़ता है कि बिल्डिंग क्या होगा, जो जो एनर्जी निकल रही है भूकंप से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो मूव करेगा दोनों तरफ। तो इस तरह से क्या होगा कि गिरेगा नहीं, जितनी एनर्जी थी वो एक डायरेक्शन में दे दिया, एक डायरेक्शन मिल गया उस बिल्डिंग को, वो यूज हो गया इसमें मूव करने में, तो ये बिल्डिंग गिरेगा नहीं, तो इससे नुकसान कम होगा। ठीक। दूसरा ये भी एक तरीका है डैम्पिंग, मतलब ऐसे फैल जाएगा, जो एनर्जी इसमें आया इस नीचे से वो क्या हो गया, ये डैम्पिंग हो गया, दोनों तरफ फैल गया, तो उससे भी आपका बिल्डिंग सेफ हो गया। और ये तो आइसोलेट कर देता है, बिल्कुल आइसोलेट, ये बेस्ट टेक्निक है। ये जो है जमीन है, अब जमीन और बिल्डिंग के बीच में एक आइसोलेशन आ गया। आइसोलेशन का मतलब अब ये हिलेगा तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेस्ट टेक्निक है, मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्निक है। तो इन सब टेक्निक्स को जापान यूज करके बहुत हद तक अपने अपने कंट्री को भूकंप और इस तरह के डिजास्टर से सेफ कर लिया है। तो पूरी दुनिया को भी इन सब बारे में विचार करना चाहिए, और खासकर भारत को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हिमालयन रेंज सिस्मिक जोन में आता है, नॉर्थ ईस्ट का जोन सिस्मिक जोन में आता है। तो इसलिए भारत को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। इंडिया टर्की रिलेशन के बारे में भी अब हम देख लेते हैं। देखिए, किसी भी दो देशों के संबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कल्चरल वगैरह वगैरह। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है दो देशों के बीच का इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है। इकोनॉमिक रिलेशन मतलब ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, ट्रेड, हमारा ट्रेड वॉल्यूम क्या है। तो भारत और टर्की का ट्रेड वॉल्यूम करीब $10 बिलियन का है। $10 बिलियन मतलब आप मान सकते हैं कि करीब करीब 80,000 करोड़ का। और इसमें भारत जो है 8 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। तो भारत इसके केस में क्या है, ट्रेड सरप्लस है। टर्की के केस में भारत का क्या है, ट्रेड सरप्लस है। मतलब हम जो है, हमारे पास डॉलर ज़्यादा आता है, हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम है, और टर्की हमें सिर्फ 1.5 बिलियन का बेचता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अच्छा रिलेशन है टर्की से भारत का। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का संबंध टर्की से अच्छा है। इंडिया का टर्की मतलब कश्मीर पॉलिसी टर्की का वैसा ही है जैसा कि पाकिस्तान का। इसीलिए कई बार भारत का इस संबंध में टर्की से कई बार स्टेटमेंट इस तरह का जब आता है तो इंडिया भी थोड़ा नपे तुले शब्दों में रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारा ट्रेड प्लस है, हम जो है ज़्यादा उसे
बेच रहे हैं, खरीद हम कम रहे हैं। तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा संभल करके स्टेटमेंट देते हैं, हमारे लिए कोई इतना हम मैनेज कर लेते हैं, कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए। ठीक, एक और चीज़ है कि अभी लीरा देखा गया है पिछले साल से 2021-22 की तुलना में लगभग 50% की गिरावट देखी गई है लीरा के वहाँ की करेंसी में। तो ये भी टर्की के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय है। फिर अभी इसी साल मतलब पिछले साल टर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, तो इस वजह से भी लीरा में बहुत गिरावट आई। तो पहले से ही टर्की में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसमें इस तरह का अर्थक्वेक भी आया, तो टर्की एक मेजर क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक, और इंडिया और टर्की का रिलेशन फॉर्मली 1948 से है। उसके पहले से ही अगर देखेंगे तो जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, उस दौरान भी जो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत ही टर्की के खलीफा को लेकर के ही हुई थी, तो तब से संबंध माना जा सकता है। उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो हमारे यहाँ है NDRF, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मेंशन भी है हमारे सिलेबस में, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस समय लाइमलाइट में भी है, कहीं अर्थक्वेक के लिए अगर जा रहा है मदद के लिए, तो उस वजह से। तो NDRF क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो 2005 के एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में एक एक्ट आया था, उसके ग्राउंड पे 2006 में स्टैब्लिश हुआ। ये आ सकता है एग्जाम में बहुत, कि स्टैब्लिश कब हुआ? 2006 में। एक्ट का पास हुआ 2005 में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत। और ये इट इज ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में डेडिकेटेड रिस्पांस फोर्स का सिर्फ एक भारत में ही है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। बाकी जगह अगर है भी तो किस तरह का है कि वो कई सारे काम करते हैं और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम करते हैं, लेकिन भारत में स्पेशली इसी के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसके अंदर ये काम करता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इस अथॉरिटी के अंतर्गत काम करता है। टोटल 12 बटालियन है NDRF की, जिसमें एक गाजियाबाद का भी बटालियन है, जो कि अभी रिसेंटली जो मदद के लिए गया है हिंडन एयरपोर्ट से, तो वो गाजियाबाद की ही बटालियन गई है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। बाकी इसमें कुछ और नया होता है तो हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।